नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। गिफ्ट सिटी को बड़े तोहफे, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गिफ्ट सिटी में मिले बड़े तोहफे, प्रधानमंत्री ने की एसजीएक्स निफ्टी में फ्यूचर ट्रेडिंग की शुरुआत। देश को पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज मिलेगा। अगस्त सीरीज की धमाकेदार शुरुआत, निफ्टी 4 मई के बाद 17,000 के पार। जून के निचले स्तरों से निफ्टी और सेंसेक्स ने दिए 11% के रिटर्न। इस हफ्ते 2% चढ़े निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज भी हंगामे की भेड़ चढ़ी संसद की कार्यवाही। इसके साथ ही लगातार दूसरे हफ्ते संसद में कामकाज ठप। अगले हफ्ते सोमवार को महंगाई पर चर्चा कराने को सरकार तैयार। स्पेक्ट्रम नीलामी का 23वां राउंड पूरा। सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए की अब मिली अब तक बोलियां। यूपी ईस्ट में 4G स्पेक्ट्रम हासिल करने की जोरदार रेस। मानहानि के मामले में स्मृति ईरानी को पहली जीत। दिल्ली हाईकोर्ट ने जयराम रमेश, पवन खेड़ा समेत कांग्रेस नेताओं को कहा तुरंत हटाएं सोशल मीडिया पोस्ट और ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल सेक्टर में आज देश को कई बड़े तोहफे दिए। गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में पीएम ने आज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और एनएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एसजीएक्स कनेक्ट लॉन्च किया। एसजीएक्स कनेक्ट लॉन्च होने से अब सिंगापुर के साथ साथ भारत में भी एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स का कारोबार हो सकेगा। साथ ही इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च होने से अब गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग और इंपोर्ट का अंदाज बदल जाएगा। अब तक गोल्ड के भाव एलएमई यानी लंदन मेटल एक्सचेंज से तय होते रहे हैं, लेकिन जल्द ही भारत प्राइस टेकर की जगह प्राइस मेकर बनकर उभरेगा। पीएम मोदी ने लॉन्च के बाद कहा कि इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी से देश का विजन जुड़ा है और जल्द ही गिफ्ट सिटी अर्थतंत्र का प्रमुख केंद्र होगा। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा समर्पण असीम संभावनाओं को खोलेगा। मैं चाहता हूं कि गिफ्ट आईएफएफसी सस्टेनेबल और क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल डेट और इक्विटी कैपिटल का एक गेटवे बने। वैसे तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी कई साल पहले बनना शुरू हो गई थी, लेकिन अब उसका नया स्वरूप पूरा उभर कर दिखने लगा है। तो कैसे उभर कर आ रही है गिफ्ट सिटी, जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष देसाई ने। गिफ्ट सिटी, ये शब्द सुन के आपके मन में जरूर ये सवाल उठता होगा कि आखिर गिफ्ट सिटी है क्या। मैं आपको पूरा नाम बता देता हूं जिससे आपको मतलब समझ में आएगा। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी, यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये एक शहर है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पर केवल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विसेज ही आपको मिलेगी। ये पूरा एक शहर बसाया जा रहा है 900 एकड़ ज़मीन पर। गांधीनगर में ये शहर बस रहा है। यहाँ पर कई बिल्डिंग बन चुके हैं, कई बनने को है। किस तरह के बिल्डिंग है मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी संस्थाओं के बिल्डिंग तो है ही। बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स जैसे एक्सचेंज के भी बिल्डिंग यहाँ पर है। कई इंटरनेशनल बैंक्स यहाँ पर है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल कॉलेजेस है जो है। इसके अलावा भी कई बड़े ब्रांड के स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक पूरा शहर यहाँ पर बसाया जाएगा। गुजरात के प्रधानमंत्री जो अभी है नरेंद्र मोदी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से उनका ये स्वप्न था कि गांधीनगर में एक ऐसा शहर बसाया जाए जो पूरा फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की सर्विसेज तो दे, लेकिन लोगों के लिए वॉक टू वर्क हो। यानी आप पैदल अपने ऑफिस जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, आप पैदल अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, आपको चाहिए तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाए। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर तैयार की जा रही है। इसके अलावा खास बात यह है कि आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज जो है वो यहाँ पर आपको मिलने जा रही है। एक फाइनेंशियल एसईजेड पूरा बनाया जा रहा है।
रहा है। आज शिलान्यास जो हो रहा है वो उसी बिल्डिंग का हो रहा है। वहाँ पर आने वाली कंपनियों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो मिलेगा ही, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम तो कर ही पाएंगे। इसके साथ साथ जो टैक्स बेनिफिट है वो भी उनको मिलेगा, जो स्टैंप ड्यूटी में मुक्ति है वो भी मिलेगी। और यहाँ पर कई डेवलपर्स अपने रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं। तो ये है पूरा गिफ्ट सिटी। और अब बात करते हैं मार्केट की। बाजार में बुल का जोश काफी हाई है। बाजार ने तेजी की जबरदस्त हैट्रिक लगाई है। सेंसेक्स 712 पॉइंट चढ़कर 57,570 और निफ्टी 229 पॉइंट चढ़कर 70,158 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी हुई। सबसे ज्यादा तेजी मेटल, एनर्जी, आईटी शेयरों में देखने को मिली। वहीं फार्मा, रियल्टी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी और अच्छी बढ़त देखने को मिली। पिछले कई महीनों से काफी उतार चढ़ाव के बाद बाजार ने शानदार कमबैक किया है। जून के निचले स्तरों से जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 30 सेशन में निफ्टी करीब 2000 पॉइंट उछला है। वहीं जून के निचले स्तरों से सेंसेक्स 6000 पॉइंट से ज्यादा उछला है। बाकी डिटेल्स लेते हैं सुमित से। सुमित, बताइए कि ये बाजार में शानदार रिकवरी और कमाल देखने को मिल रहा है जून के बाद से दोनों इंडेक्स में। थोड़ा इसको सिरे से समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आज का बाजार तो एक बढ़िया तेजी में रहा ही, लेकिन आज के बाजार में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है कि पिछले एक महीने में रफली 17 जून जो बाजार ने लोज बनाए थे, वहां से मार्केट ने एक स्ट्रांग रिकवरी भी दी है। तो भारतीय बाजार निचले स्तरों से एक बढ़िया मूव देखे गए। निचले स्तरों से करीब करीब 10% से ज्यादा का इंडेक्स फ्रंट पे ही खाली मूव आया। इसके अलावा ना केवल इंडेक्स बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप भी शानदार तेजी के साथ चलते हुए दिखाई पड़े। 30 सत्रों में इंडेक्स से करीब करीब 2000 अंकों के आसपास का मूव निफ्टी ने दिया है। और ये निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप की जो जोरदार रिकवरी है, इसमें मेटल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। 23 से 24% के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आए। कौन कौन से इंडेक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा जोरदार तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहले निफ्टी करीब करीब 13-13.5% के आसपास का मूव वहां देखने को मिला। इसके अलावा सेंसेक्स 13% चढ़ा। मिड कैप, स्मॉल कैप रफली 16 से लेकर 18% तक का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। ना केवल ये, बल्कि अगर इंडेक्स वाइज बात की जाए तो इंडेक्स में भी अलग अलग इंडेक्स के अंदर जोरदार तेजी, इसमें मेटल लीड कर रहा था 23-24% के मूव के साथ। एफएमसीजी, ऑटो, बैंक्स 16 से लेकर 20% तक का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। और ना केवल ये, अगर ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, आईटी, फार्मा इनकी बात की जाए तो यहां पर भी एक बढ़िया तेजी करीब करीब 8 से लेकर 12% तक का आता हुआ दिखाई पड़ा। इन आंकड़ों के बीच में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी हुआ। वो हुआ एफआईज की तरफ से जो रुझान है वो थोड़ा सा सकारात्मक होता हुआ दिखाई पड़ा। एफआईज ने 13 तारीख को, 13 जुलाई के आसपास की जो बिकवाली का आंकड़ा था वो रफली 2300 करोड़ रुपए के आसपास का था। और उस 13 जुलाई 2800 करोड़ रुपए के आसपास की इक्विटी बेची थी एफआईज की तरफ से, बिकवाली थी। और वहां से लेके अब तक एफआईज तक कोई भी इतना बड़ा बिकवाली का आंकड़ा नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। 20 जुलाई को 1780 करोड़ की खरीदारी, 21 जुलाई को 1800 करोड़ की खरीदारी। इसके अलावा 25 जुलाई को बिकवाली आई, 26 जुलाई को बिकवाली आई, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा इतनी हाई इंटेंसिटी का नहीं था। और 28 जुलाई को करीब करीब 1600-1650 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। तो कुछ आंकड़ों में सुधार और निचले स्तरों से स्ट्रांग रिकवरी, वो मार्केट का आज के लिए एटलीस्ट की हाईलाइट देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और एफआईआईज की बात कर रहे थे सुमित, तो क्या संकेत दे रहे हैं एफआईआईज की बिकवाली और क्या है बाजार में बॉटम? क्या बाजार में बॉटम बन गया है? नीरज वाजपेयी के साथ जानिए, एक्सपर्ट्स पैनल के साथ जानिए शाम 7:57 पर आज की आवाज अड्डा में। और बाजार की नजर 1 अगस्त को आने वाले ऑटो बिक्री आंकड़ों पर होगी। कैसे हो सकते हैं आंकड़े, क्या डिटेल्स है, क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं यथीन मोता। देखिए, सोमवार को ऑटो सेल्स के बिक्री के आंकड़े आएंगे जुलाई महीने के लिए और अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। जहां तक कि ट्रक सेगमेंट का सवाल है, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का सवाल है, बिक्री अच्छी रहने का अनुमान है क्योंकि इन जनरल फ्रेट रेट्स भी अच्छे हैं और बेस छोटा है। इसके अलावा अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, 4 व्हीलर्स की बात करें, तो यहाँ प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पिछले साल थी वो इस साल नहीं है, तो प्रोडक्शन भी इंप्रूव हुआ है और मांग भी बढ़ी है। अगर हम नए लॉन्चेस की बात करें तो इसके कारण जो ऑर्डर बुक है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट वालों की, खास करके मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ ऑर्डर इनटेक भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रोडक्शन भी उस हिसाब से वो इंप्रूव करने में सक्षम रहे हैं। 2 व्हीलर स्पेस और ट्रैक्टर सेगमेंट थोड़ा बहुत वीक रहेगा क्योंकि एक तो ट्रैक्टर की बिक्री इतनी खास नहीं हो पाई है महीने में,
और टू व्हीलर की बात करें तो रूरल मार्केट अभी भी वीक है। चलिए आपसे एस्टिमेट डिस्कस कर लेते हैं। टाटा मोटर्स से शुरू करते हैं क्योंकि इनके दोनों ही पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और ट्रक सेगमेंट में आपको 50% की वृद्धि दिखेगी। एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छे कर रहे हैं। टोटल 83,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है, जो पिछले साल 54,000 यूनिट्स के आसपास थे। अशोक लेलैंड में भी लगभग 65% का जंप आपको दिखेगा। पिछले साल का बेस भी छोटा है और मांग भी इस टाइम आपको कमर्शियल व्हीकल्स की अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मारुति पे आते हैं, जहां बिक्री लगभग 8.5% से बढ़ने का अनुमान है। लगभग 1.25 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान मारुति में माना जा रहा है। M&M ऑटोमोटिव सेगमेंट पिछले महीने की तरह ही लगभग 54-55 हजार यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है। अगर हम ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो लगभग 15% की डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन है और एस्कॉर्ट्स में भी लगभग आपको 10-12% की डिक्लाइन ही आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ट्रैक्टर का सेगमेंट जो है थोड़ा बहुत बेस इफेक्ट से भी जूझ रहा है और डिमांड से भी जूझ रहा है। टू व्हीलर्स पे आते हैं, जहां बजाज ऑटो में लगभग 8-8.5% की वृद्धि का अनुमान है। आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की बिक्री लगभग 35% बढ़ने का अनुमान है। हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि रूरल मार्केट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और कोई ज्यादा यहां वो कर नहीं पाए हैं, तो ऑलमोस्ट फ्लैट सेल्स जो है फ्लैट होने की उम्मीद है। और टीवीएस मोटर्स, एक्सपोर्ट मार्केट्स बॉयंट हैं और जनरल स्कूटर सेगमेंट अच्छा कर रहा है उनके लिए, और इसी वजह से लगभग 3,15,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है, जो लगभग 12.5-13% की वृद्धि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आती है। तो ये थी उम्मीदें ऑटो सेक्टर की और बाजार भी खुश है, लेकिन ये उतार चढ़ाव का दौर है। कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। जून महीने में कोर इंडस्ट्री ग्रोथ 19.3% से घटकर 12.7% हो गई है। सबसे ज़्यादा गिरावट फर्टिलाइजर और स्टील प्रोडक्शन में देखने को मिली है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन 22.9% से घटकर 8.2%, जबकि स्टील प्रोडक्शन 14.6% से घटकर 3.3% हो गया है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन भी 7% घटकर 1.2% हो गया है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 4.6% से घटकर -1.7% हो गया है। कोल, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और सीमेंट प्रोडक्शन में भी गिरावट दर्ज की गई है। और जोरदार हंगामे के बीच आज भी संसद में कोई काम नहीं हो पाया। इसके साथ ही लगातार दूसरे हफ्ते संसद में कामकाज ठप रहा। अब निगाहें अगले हफ्ते पर टिकी है। संसद का हाल जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी बताइए, ये पिछले कई सत्रों से हम देखते आ रहे हैं और इस बार भी 2 हफ्ते लगता है कि कुछ कामकाज हुआ नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि दूसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और दूसरे 2 हफ्ते के दौरान अगर देखें तो हंगामा तो हुआ, लेकिन हंगामे का स्वभाव बदलता रहा। पहले 1 हफ्ते में विपक्ष सरकार पर हावी था, सत्ता पक्ष पर हावी था संसद में। दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा माहौल बदला था, सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी हुआ। और आज जब दूसरे हफ्ते का अंत हो रहा था तो आज स्थिति ये थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहे। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा हो, दोनों पक्षों के सांसद जो हैं अपने अपने स्थान से खड़े हो गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष की मांग ये थी कि अधीर रंजन चौधरी के बयान के ऊपर सोनिया गांधी माफी मांगे। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुई नोकझोंक पर सोनिया गांधी माफी मांगे। उधर उल्टा विपक्ष की मांग ये थी कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार माफी मांगे। कुछ सांसद महंगाई का मुद्दा भी उठाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे में कामकाज होता कैसे? कोशिश की गई, 2 बार संसद को स्थगित करनी पड़ी, सदनों को, और आखिरकार जब कामकाज होता नहीं दिखा तो तीसरे बार में सभापति ने सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। अब सोमवार पर निगाहें इस वजह से टिकी हुई, थोड़ा सकारात्मक इस वजह से हूं मैं, क्योंकि सोमवार को महंगाई को लिस्ट किया गया है लोकसभा की कार्रवाई के तौर पर। तो सरकार की कोशिश है कि सोमवार को महंगाई के मोर्चे पर लोकसभा में डिबेट यानी बहस की शुरुआत की जाए। अगर बहस होती है तो फिर विपक्ष की एक मांग मानी जाएगी और फिर बहस की शुरुआत होगी। तो अगले हफ्ते पर नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए अपमानजनक बयान को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई। इसके अलावा कई और बीजेपी के नेताओं ने मुर्मू से मुलाकात की। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन अब तक उन्हें वक्त नहीं मिल पाया है। कांग्रेस नेताओं पर मानहानि के केस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पहली जीत हासिल हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने
कांग्रेस नेताओं को तुरंत वो सभी सोशल मीडिया पोस्ट और ट्वीट्स हटाने को कहा है जो उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी के कथित रेस्टोरेंट को लेकर किए थे। उन्हें 24 घंटे का वक्त दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें समन भी किया है। कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के जरिए गोवा में रेस्टोरेंट एंड बार चलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और स्मृति ईरानी ने मानहानि का केस किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस रेस्टोरेंट एंड बार का जिक्र कांग्रेस नेता कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का लेना देना नहीं है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के 4 लग्जरी कारों की तलाश की जा रही है। ईडी ने उनकी एक लग्जरी कार बरामद की है। ईडी को शक है कि 4 कारों में दस्तावेज और काली कमाई का धन हो सकता है। इधर ईडी की हिरासत में अर्पिता बीमार पड़ गई। उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया, जहां वो रोने लगी और कार की सीट से नीचे भी गिर गई। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल दे रही है हमारी सहयोगी आशिका सिंह। देखिए, आज फिर अर्पिता और पार्थ चटर्जी दोनों को अस्पताल ले जाया गया है मेडिकल चेकअप के लिए, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ये था कि हर 48 आवर्स के बाद दोनों के मेडिकल जांच होना ज़रूरी है। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं बिल्कुल ड्रामेटिक, जाते जाते रास्ते में गाड़ी में अर्पिता रो रही थी और जैसे ही अस्पताल पहुंची वो इतना ज़ोर से रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी कि गिर गई, बेहोश हो गई। उनको उठाकर अंदर ले जाया गया है मेडिकल जाँच के लिए। बार बार जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं, अर्पिता ये दावा कर रही हैं कि पार्थ चटर्जी के पैसे थे जो बेलघड़िया के उनके फ्लैट से निकले हैं। उस बेडरूम में तो उन्हें जाने की भी अनुमति नहीं थी और पार्थ चटर्जी के ही लोग वहां पर आकर के पैसे रख के जाते थे। इस बीच ईडी को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है, वो ये है कि टॉलीगंज का फ्लैट, जहां सबसे पहले अर्पिता की का फ्लैट जहां पर सबसे पहले छापेमारी हुई है, उस फ्लैट के नीचे जब छापेमारी हो रही थी तो 4 गाड़ियां थी अर्पिता की, जिनमें 3 गाड़ियां, जिनमें 2 जो है बिल्कुल लग्जरी गाड़ियां ऑडी और मर्स थी, वो गाड़ियां गायब हैं। एक बाइक थी, वो चारों गाड़ियां गायब हैं। तो इसके पीछे कौन है? क्या कोई और लोग हैं जो सामान इधर से उधर करने का काम कर रहे हैं? कहीं कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उन गाड़ियों के साथ तो गायब नहीं हो गए? ईडी फिलहाल उन गाड़ियों की तलाश कर रही है। और अब टेलीकॉम अपडेट। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का 23वां राउंड आज पूरा हो गया। टेलीकॉम कंपनियां जोर शोर से 4G स्पेक्ट्रम के लिए भी बोली लगा रही हैं। कल भी बोली जारी रहेगी और डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, क्या अपडेट है और कल भी जारी रहेगी नीलामी? देखिए, स्पेक्ट्रम नीलामी का चौथा दिन था। टेलीकॉम कंपनियां इसके लिए बढ़ चढ़ करके बोली जो है वो लगा रही हैं। आज नीलामी के कुल 7 राउंड हुए। कुल अब तक 23 राउंड जो है हो चुके हैं। नीलामी अभी भी जारी है, यानी कि स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है कल भी जारी रहेगी। खासतौर पर कि अब तक सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपये की बोलियाँ जो है मिल चुकी हैं। टेलीकॉम कंपनियाँ 5G से लेकर के 4G के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर गई हैं। 4G को लेकर के टेलीकॉम कंपनियाँ काफ़ी अग्रेसिव तौर के ऊपर से बोली लगा रही हैं। खासतौर पर कि यूपी सर्किल के अंदर डिमांड जो है अभी भी देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों से यूपी सर्कल के लिए ही मांग जो है वो बढ़ रही है। तो आगे भी ये नीलामी जो है जारी रहेगी। 1 से 2 दिन इस नीलामी को ख़त्म होने में जो है वो लग सकते हैं। तो जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ेगी, सरकार का रिवेन्यू जो है उसी तरह से आगे जो है वो बढ़ेगा। सरकार को आगे बढ़ चढ़ कर बोलियाँ जो है नीलामी में मिलेगी। शुक्रिया असीम। आज से दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO के ट्रस्टी बोर्ड की 2 दिनों की अहम बैठक हो रही है। इस बार होने वाली बैठक में प्रोविडेंट फंड की 20% रकम को शेयर बाजार में निवेश करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, ऐसी हमें खबर मिल रही है। बाकी डिटेल बताएंगे आलोक प्रियदर्शी। बताइए आलोक। देखिए, देश के सभी कर्मचारी भविष्य निधि के खाता धारकों के लिए काफ़ी अहम खबर है, क्योंकि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है उसकी आज से 2 दिनों की बैठक शुरू हो गई है। और इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया जाना है वो ये है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि का फंड है उसमें से 20% फंड को शेयर बाजार में निवेश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर इस बैठक में फैसला होगा। अभी तक जो
कैप है वो 15% का है, यानी कि अभी तक जो 5% से लेकर 15% के बीच में मार्केट में यानी इक्विटी लिंक स्कीम में कर्मचारी भविष्य निधि इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से रिटर्न लेके अपने सब्सक्राइबर को पैसा देता है। लेकिन अब चूंकि दबाव काफी ज्यादा है और 8.1% जो इंटरेस्ट रेट इस साल तय हुआ है, इसको भी आगे बरकरार रखने की काफी चुनौती बड़ी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो रिटर्न है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि इस दौरान अगर देखा जाए तो कोविड के दौरान जो देखा जाए तो सब्सक्राइबर बेस काफी बड़ा है और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी अपने जो इन्वेस्टमेंट है इस ईपीएफओ में काफी बढ़ाया है। लिहाजा जो रिटर्न देने का दबाव है ईपीएफओ संगठन पे काफी ज्यादा है। लिहाजा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हो रही है, इसमें इस बात को लेकर फैसला होना है कि जो कैप है उसको 15% से बढ़ाकर 20% कर दी, यानी कि 20% तक जो पैसा है वो शेयर बाजार इक्विटी लिंक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला इस बैठक में हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है सेंट्रल पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के गठन की मंजूरी को। इससे फायदा ये होगा कि जितने भी पेंशनर्स हैं, करीब 65 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं, उन सभी पेंशनर्स को एक बार में ही देश में एक बटन के क्लिक पर उनको पेंशन उनके खाते में सीधे पहुंच जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसको भी इसमें मंजूरी देनी है। इसके अलावा कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, उस पर भी इस बैठक में फैसला होगा। ये दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इन पर फैसला होना चाहिए और हो सकता है कि जो कल बैठक दोपहर बाद इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मंत्री हैं लेबर मिनिस्टर के, वो इस फैसले की जानकारी दें। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और अब आपको दिखाते हैं आलोक की ही एक रिपोर्ट। दरअसल आजकल सबसे ज़्यादा व्यस्त अगर कोई है तो सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट खत्म होने वाली है। ऐसे में क्लाइंट्स के रिटर्न समय पर दाखिल करना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे ही एक सीए फर्म के ऑफिस में हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने जायजा लिया और सीए एम्प्लॉई और टैक्स पेयर्स से बातचीत भी की। सर, ये जो प्रेशर है, लास्ट मिनट प्रेशर, इसकी वजह से ये साइट में प्रॉब्लम हो रही है कि साइट तो पिछले साल से ही 6 जून को जब से लॉन्च हुआ है तब से इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। देखिए, दो बातें। एक तो 2 साल से थोड़ा करदाताओं की आदत भी कोविड की वजह से बार बार डेट बढ़ती रही, उनकी थोड़ी आदत भी ख़राब हो गई थी और इसीलिए सब उम्मीद कर रहे थे कि डेट बढ़ जाए। दूसरा, ये मेन समस्या क्या है कि हम भारतीयों की, मैं भी उसी में आता हूँ, कि ये जो आदत है 11th आवर पे काम करने की, ये जो बिल्कुल आखिरी समय पे जब जागते हैं हम, जब आखिरी तारीख आ जाती है, चाहे किसी चीज़ का बिल पे करना हो, क्रेडिट कार्ड पे करना हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो, तो 20, 25, 26 तारीख तक तो मन में प्रेशर बनता रहता है। उसके बाद 26, 27 तारीख को सब एकदम से जाग उठते हैं कि चलो अब रिटर्न फाइल करनी है। मुझे लग रहा है वो एकदम से सीए फर्म्स के ऊपर भी, टैक्स कंसल्टेंट्स के ऊपर, और सबसे बड़ी बात जो पोर्टल है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाती है, इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, उसके ऊपर प्रेशर आता है। हालांकि मेरी जानकारी में ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से निरंतर ये निर्देश दिया जाता है इन्फोसिस को और जो भी आईटी को पीछे चला रहे हैं कि आप तैयार रहिए इसके लिए। तो किस तरह की दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं, या फिर मतलब एक तरह से माहौल बनाया जा रहा था कि सरकार किसी तरह से एक्सटेंड कर दे जैसे हर साल होता रहा है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो है क्लाइंट का लेट लतीफ होना। पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्लाइंट समय पर अपनी, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न जब भरी जाती है तो उसमें खाली एक डेटा लेके नहीं भरी जाती है, पूरा का पूरा डेटा एसिमुलेट किया जाता है। आपका बैंक अकाउंट देखा जाता है, आपके डिडक्शंस क्या है देखी जाती हैं, अलग अलग सोर्सेस से जो इनकम है वो सारी इकट्ठी की जाती है, बाकायदा टैक्स कितना पे किया है, 26AS देखा जाता है, आजकल AIS देखा जाता है। तो डेट बढ़ जाए लोग कह रहे हैं, पर मैं तो ये मानता हूं कि डेट बढ़ने से, जहां तक सीएस की बात है, और हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी यही बोला है कि उसमें सीएस को भी नुकसान है, क्योंकि आपको क्लाइंट ने फीस तो उतनी देनी है। जो काम आपका 31 तक हो जाएगा वो काम आपका शायद अगस्त सितंबर तक चलता रहे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 31 अक्टूबर जैसे जैसे आएगी, एक और श्रेणी करदाताओं की उनकी लास्ट डेट आ जाएगी, जिनका टैक्स ऑडिट होता है, कंपनीज हैं, उनकी डेट आ जाएगी। तो क्या वो सीएस वहां बिजी नहीं हो जाएंगे उस समय? तो मुझे लग रहा है ये 2 साल से जो डेट कोविड की वजह से बढ़ रही थी, उसकी वजह से कई बार क्या होता है, आदत पड़ जाती है कि अब बढ़ रही थी तो इस बार बढ़ जाए। पर मेरा ये मानना है कि लोग समय पर आए और इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं होनी। 30 जुलाई बीत जाए तब क्या ऑप्शन है? क्या टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो अपना रिटर्न भर सकता है पेनल्टी भर के, और कब तक भर सकता है? ऐसा तो नहीं है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पर 31 दिसंबर तक आपके पास एक विंडो है। आप सेक्शन 234F के अंदर जो मैंडेटरी फी पे होती है, देखिए इसको पेनल्टी नहीं कहा गया है, इसको फी कहा गया है आयकर में, आप 5,000 रुपये जमा करा के 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। हर साल यही होता है, एक मेंटेलिटी की बात है।
उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले से तैयारी करके और पहले से अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो सरकार पर भी बेवजह दबाव नहीं आएगा, इनकम टैक्स पोर्टल पर भी बेवजह दबाव नहीं आएगा और अपना रिटर्न भी आप सही समय पर भर सकेंगे। और इस तरह की जो सीए फर्म्स के अंदर जो एक तरह से इस वक्त जो प्रेशर का माहौल बना रहता है, सबके ऊपर बना रहता है, वैसे प्रेशर से भी आप लोग बच सकेंगे। कैमरामैन बलबीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक, YouTube के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।